गुणवत्ता, वहनी शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर ध्यान में रखा गया है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति का जो निर्माण है इसको जून 2017 में जो इसरो के प्रमुख हैं डॉक्टर्स, आप जानते हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी और वो समिति ने अपनी समिति 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा प्रस्तुत किया था, जिसे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री की बैठक में जो होता है इसे मंजूरी दे दिया गया है। आपको बता दें कि 2020 में जो हुआ 1968 और 1986 के बाद जो होता है ये स्वतंत्र भारत की जो होगी या आपकी लगभग तीसरी नीति जो थी तय की गई है। आपको बता दें कि ये बताया गया होगा कि जीडीपी का जो होता है 60% जो हिस्सेदारी बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आपको कुछ प्रोसेस बता रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2025 तक जो पूर्व माध्यमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण होगा, आप देखिए इसमें जो होता है सबसे आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाना होगा, नए प्री स्कूल खोलना होगा, प्राथमिक शिक्षा के साथ जो होगा आपको लिंक करना होगा, माध्यमिक मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता जो संख्यात्मक रखी गई है, इसमें जैसे भाषा होगी और गणित, गुणवत्ता शिक्षा के सामग्री के जो ध्यान रखा गया इसमें, और नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्कूल की तैयारियों में जो होता है मॉड्यूल्स होगा, उपरात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम होगा, जो शिक्षक का छात्र का अनुपात होगा, एक टीचर पे जो होंगे 30 विद्यार्थी जो रहेंगे, कम से कम 30 विद्यार्थी रखा गया। अब तक रेशियो जो रखा जाता था कभी 60 रखा गया, 45 रखा गया, लेकिन अब ये जो शिक्षक और स्टूडेंट जो होंगे इसमें विद्यार्थी होंगे उनका अनुपात होगा 1:30 में रखा गया है जिसमें। और आगे देखिए नए पाठ्यक्रम में आपको बता दें क्या शामिल कर दिया गया है। 5, 3, 3, 4 डिवीजन में जो होता है, जिनकी उम्र 3 से 18 वर्ष के बीच में जो होता है शिक्षा की नीति पहले 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष में जो इसका डिजाइन किया गया। मूलभूत चरण जो होगा पूर्व माध्यमिक जो ग्रेड 1 और 2 में रखा गया है, जो आपका प्रारंभिक ग्रेड रखा गया वो 3 से 5 होगा, मध्य चरण का जो रखा गया वो 6 से 8 होगा, माध्यमिक चरण जो रखा गया होगा वो 9 से 12 रखा गया है। जो केवल शैक्षिक जो पुनर्संरचना होगी उसमें भौतिक पुनर्संरचना नहीं रखा गया इसमें। आगे आप देखेंगे पाठ्यक्रम में जो शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन किया गया है, जैसे आप देखेंगे भाषा दक्षता का सबसे मूलभूत, पहले भाषा दक्षता का जो होता है नहीं था, लेकिन कभी द्वितीय भाषा को प्रथम भाषा में रख दिया जाता था, प्रथम को द्वितीय में, लेकिन इस बार भाषा दक्षता को प्रथम रखा गया। इसमें वैज्ञानिक स्वभाव होगा, सौंदर्य बोध होगा, नैतिक तर्क रखा गया, डिजिटल साक्षरता रखी गई, भारत का ज्ञान और जो होता है सामाजिक विकास का जो विषय के बारे में ज्ञान को बारे में बताया गया है। आपके राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में जो होगा उच्च गुणवत्ता वाली जो नई पाठ्य पुस्तकें इसमें शामिल की जाएंगी और लचीला तथा एकीकृत जैसे बच्चों को सरल उनकी उम्र के हिसाब से जो होता है इसमें रखा जाएगा। इसे नीति पॉलिसी बनाई गई है कि जितने बच्चे को उम्र की हिसाब से इसमें हम पाठ्यक्रम को तय करें और इनका मूल्यांकन कर सकेंगे। आपको हम बता दें देश भर में हर बच्चे के समान जो होता समावेशी शिक्षा के विकास रखा गया है। आपको बता दें कि कम प्रतिनिधि समूह वाले में विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे इसमें कम प्रतिनिधित्व वाले समूह इसमें कौन कौन शामिल होंगे, जैसे लिंग में जैसे महिला हो गया, ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जैसे ST, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, मुस्लिम हो गया, प्रवासी समुदाय हो गए, और विशेष आवश्यकताएं इसमें जो होंगी जो जिसे रखा गया है, जैसे सीखने यथा सीखने की अक्षमता जैसे विकलांगों को रखा गया है या ब्लाइंडनेस को रखा गया है, इनकी शिक्षा की नीति विशेष ध्यान रखा गया है। इन्हीं के अनुसार जो होता है एक शिक्षा नीति का कार्यक्रम हम जारी करेंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जैसे शहरी गरीबी के बारे में उनके बारे में चर्चा रखी गई है। मुस्लिमों को जो होगा जैसे अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो होगा प्रोत्साहित करने के लिए जो है हम रणनीतियां बनाए हैं। इस रणनीतियों में क्या किए जाएंगे कि वंचित क्षेत्रों में जो होगा विशेष शिक्षा का एक जोन बनाया जाएगा और उनके लिए जो होता है छात्रवृत्ति के लिए हम एक कोष बनाएंगे और हम इसमें कुछ जिलों को लक्षित करेंगे जिसे सहायता प्रदान करेंगे और हम जो होता है URG शिक्षक की भर्ती करेंगे। शिक्षक और शिष्य को जो URG शिक्षक की जो होगी भर्ती उसमें शिष्य और शिक्षक का अनुपात होगा 25:1 के अनुपात में रखेंगे, अर्थात इसमें 25 छात्र रखे जाएंगे और एक शिक्षक उसमें समावेश होगा। और समावेशी स्कूलों को हम वातावरण उनके अनुसार जो होता पाठ्यक्रम को तय करेंगे। जैसे ये जो होगा मदरसों, गुरुकुलों, पाठशालाओं में परंपराओं को शिक्षित करने के लिए हम NCP को सिखाने का कार्य करेंगे।
शहरी और गरीबी पर हम जो होगा, शहरी गरीबों पर हम ज़्यादा विशेष तौर पे हम ध्यान रखा गया है इसमें, जिससे इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। आप देखेंगे अगला, आप देखिए कि यूनिवर्सल एक्सेस एंड रेटेशन क्या होता है। इसमें देखिए 2030 तक हम सभी स्कूलों के लिए जो होता 100% जो होता सकल नामांकन का अनुपात रखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हमें मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि करानी होगी, रेखांकित स्थानों पर नई सुविधाएं हमें देनी होगी, जहां जहां हमने स्कूल को रेखांकित किया उनको हम नई सुविधाएं देनी होगी, परिवहन और छात्रावास की सुविधाएं हमें स्कूल में उपस्थिति करानी होगी। इसमें जो होता उपस्थिति में ड्रॉप आउट या स्कूल के बाहर बच्चों के सीखने के लिए परिणामों पर हम नज़र रखना होगा। दीर्घ काल तक जो होगा स्कूल ना जाने वाले किशोरों के लिए हम कार्यक्रम तैयार करेंगे। सीखने के लिए कई रास्ते होंगे, जैसे औपचारिक भी हो सकते हैं, गैर औपचारिक मोड भी हो सकते हैं। ओपन स्कूलिंग प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को हम मजबूत करेंगे। इसमें शिक्षा का अधिकार जो होता है ग्रेड 12 तक हम जो होता है बढ़ाया जाएगा। इसमें कहा गया शिक्षा का जो ग्रेड होगा वो 12 तक बढ़ाया जाएगा। भाषा की बात अगर हम कर लेते हैं तो हम बच्चे से 2 से 8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा जो सीख जाते हैं, हम बच्चे जो होते हैं 2 से 8 वर्षों के बीच जो बच्चे ज़्यादा भाषा सीख जाते हैं, और भाषावाद के छात्रों के लिए हम महान उसके बारे में सोचेंगे जिससे बच्चों को लाभ हो सके, संज्ञानात्मक लाभ हो सके उसके बारे में। इसके लिए हमने क्या किया है, शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया गया है। शिक्षा के लिए जो होता शिक्षा के माध्यम से हम घरेलू भाषा या उनके मातृभाषाएं जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग है, मराठी अलग है और हम यूपी बिहार की भाषाएं अलग हैं, तो हम उनकी मातृभाषाओं से उनकी घरेलू जो भाषाएं होती हैं उनमें हम जोड़ने का भी कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें प्री स्कूल ग्रेड 1 के छात्रों को 3 और अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर किया जाएगा। इसमें जैसे जो ग्रेड 1 में रखे जाएंगे छात्र होंगे उनको 3 या 3 से अधिक भाषाओं का हम लोग एक्सपोजर उसको करेंगे। 3 भाषा के सूत्र में हम लचीलापन छात्र ग्रेड 6 या 7 में 3 भाषाओं से 1 या 1 से अधिक बदल सकते हैं हम भाषाओं को। इसमें देखिए क्या किया गया है, केंद्र और राज्य सरकार की जो होगी इस संख्या में क्षेत्रीय भाषा में शिक्षकों की भर्ती करना होगा, जो सबसे बड़ी भूमिका होगी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की सबसे पहले भर्ती करनी होगी। उन क्षेत्रीय जो भाषा है उनकी उन्हीं के जहाँ वो निवासी हैं वहीं स्थान पर उनकी भर्ती किया जाए, जिससे उनकी मातृभाषाएँ जो जुड़ने में हमें आसानी मिल सके। माध्यमिक विद्यालयों के दौरान हम वैकल्पिक विषयों को जो होगा रूप में जो होता है विदेशी भाषा का हम चुनाव कर सकते हैं। अगर हम माध्यमिक विद्यालयों के दौरान अगर हमें जाना चाहते हैं तो हम उसमें ये नहीं रहेगा, आप कोई भी सब्जेक्ट, सरकार ने कहा आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप कोई भी भाषा सुन सकते हैं। आप जो होता है वैकल्पिक विषय आपके लिए सुरक्षित रखे जाएंगे जब आप माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश करेंगे, जिसमें आप किसी भी विदेशी भाषा का चुनाव आराम से कर सकते हैं। अब सांस्कृतिक जो होगा संस्कृत का जो वैकल्पिक विषयों के रूप में प्रवेश किया जा सकता है। स्कूलों में जो होगा आपके देखेंगे तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं को हम शास्त्रीय भाषा और साहित्य का शिक्षण हम उसमें प्रदान किया जाएगा, जिसमें नई शिक्षा नीति में। अब आप देखेंगे कि आगे स्कूल परिसर और स्कूल का विनियमन कैसे किया जाएगा। स्कूल परिसर जो होगा प्रशासन की न्यूनतम व्यवहार की इकाई होती है, आपको पता होगा। एक सन्निहित भूगोल के भीतर लगभग 30 पब्लिक स्कूलों को हम क्लस्टर करेंगे। जो एक भूगोल के भीतर 30 स्कूलों का लगभग पब्लिक हम क्लस्टर करेंगे। एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस में अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन करता है। स्कूल परिसर क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभावी प्रशासन स्कूलों को कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। संसाधनों का साझा करना, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल की सुविधाएं हमें यहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। इसलिए स्कूल परिसर की आवश्यकता हमें जरूरी पड़ती है। शिक्षकों को, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को साझा करना होगा। एक साथ काम करने वाले शिक्षकों का एक समुदाय रखा जाएगा। स्वामित्व लेने के लिए स्कूल को प्रबंधन की समितियां बनाई जाएंगी, जो स्वामित्व लेने के लिए स्कूल में जो प्रबंधन होगी, अर्थात इसलिए स्कूल परिसर की बहुत जरूरत है। हमें स्कूल परिसर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप शिक्षक रहेंगे और उसमें परामर्शदाता ले सकते हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता का साझा भी उसमें रहेगा। लोग कुछ समाज के बारे में बताना चाहेंगे बच्चों को तो बता सकते हैं। उसमें किताब रहेंगी, प्रयोगशालाएं रहेंगी तो उसमें किताब वगैरह रखी जाएंगी। बच्चों को खेल के सामान वगैरह रखा जाएगा, जिससे खेलने से उनकी मानसिक विकास हो सके। तो उसमें कुछ ऐसी रहेंगी जिससे परिसर की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देखेंगे स्कूल शिक्षक का जो विनियमन किया जा रहा है, इसके हितों को, टकराव को खात्मा करने के लिए अलग अलग निकायों के लिए द्वारा हम जो स्कूलों में विनियमन और संचालन करेंगे इसके लिए, ठीक है, जिससे हितों में जो होता टकराव ना करें। इनके हितों को, टकराव को हम खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
फिर हम नया स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण का बनाया जाएगा, जिसमें और स्कूल शिक्षा के निदेशालय जो होंगे पब्लिक स्कूल जो प्रणाली का संचालन करेंगे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी रखना, अर्थात राज्य द्वारा जनगणना के आधार पर राज्य का मूल्यांकन सर्वेक्षण जारी रखा जाएगा। सार्वजनिक और निजी स्कूलों का एक ही मापदंड बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर विनियमन भी किया जाएगा। इसमें आगे हम देखते हैं कि शिक्षक परिवर्तन का पथ प्रदर्शक क्या होगा, संक्रय, संलग्न और सक्षम निकाय क्या रखा जाएगा। शिक्षक परिवर्तन का प्रदर्शन क्या होगा, 2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये रखा गया कि जो 2022 तक होगा हम पैरा शिक्षकों की प्रथा को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जैसे पर्याप्त भौतिकी अवसंरचना, शिक्षण संसाधन पीटीआर या पुनः डिवाइजन किया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन जिसमें शामिल होंगे। शिक्षकों के जिलों में भर्ती किया गया और स्कूल परिसर में नियुक्त किया गया है। शिक्षकों का कैरियर विकास और शैक्षणिक प्रवेश या शिक्षक शिक्षा जिसमें शामिल होंगे। शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास होगा। लचीला और मॉड्यूलर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण को कोई केंद्रीकृत निर्धारण नहीं है। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री होगी। कायाकल्प और शैक्षणिक सहायता संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखेंगे संक्रिय, संलग्न, सक्षम संकाय में क्या होगा। हर संस्थान में जो होगा पर्याप्त संकाय होगा। कोई भी संस्थान अगर रहेगा, चाहे मिडिल, चाहे आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा विद्यालय या प्राइमरी में, तो उसमें हर संस्थान में पर्याप्त संकाय इसमें शामिल किया जाएगा। तदर्थ जो होगा संविदा नियुक्तियों पर रोक लगा दिया जाएगा। जो संविदा पर नियुक्तियों पर जो हो रही थी उस पर क्या कर दिया जाएगा, सरकार रोक लगा देगी। अकादमिक विशेषज्ञता उसमें शामिल होगा। शिक्षण क्षमताओं को देखा जाएगा। सार्वजनिक सेवा के लिए हितों प्रस्तावों पर आधारित जो संकाय शामिल किए जाएंगे। आप देखेंगे कि रोजगार के जो होंगे शामिल इसमें रखा जाएगा। अस्थायी रोजगार के कार्यकाल के ट्रैक प्रणाली अपनाई जाएगी। सतत संकाय पेशेवर का विकास होगा, जिसमें संकाय भर्ती होगी। कैरियर की प्रगति संस्थागत विकास योजना का हिस्सा शामिल किया जाएगा। अकादमिक स्वतंत्रता के साथ संकाय को पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया गया है। और इसमें आपको आगे हम दिखाते हैं कि जो उच्चतर शिक्षा के बारे में बताते हैं आपको क्या है। उच्चतर शिक्षा के बारे में संस्थागत पुनर्गठन और समेकन के बारे में हम चर्चा करते हैं। लगभग 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में 800 विश्वविद्यालयों को और 40,000 कॉलेजों का एकीकरण किया जाएगा। इसमें हमने बताया कि लगभग इसमें 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में जो होता 800 विश्वविद्यालयों को और 40,000 जो होता कॉलेजों का एकीकरण किया जाएगा। ये 3 प्रकार के एकीकरण में रखा गया है। पहला अनुसंधान विद्यालय, अनुसंधान और शिक्षण जो 150 से 300 संख्या पर समान ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षण विश्वविद्यालय, अनुसंधान के साथ जो होगा शिक्षण प्राथमिक ध्यान रखा जाएगा, जैसे 1000 से 2000 की संख्या। स्वायत्त डिग्री देने वाले जो कॉलेज होंगे शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो 5000 से 10,000 के बीच में रहेंगी, ये रखा जाएगा। इसमें विषयों और क्षेत्रों के शिक्षण कार्यक्रम के साथ बहुविषयक संस्थान बनाने के लिए हम भी प्रयास करेंगे रहेगा। इसमें वंचित जो होंगे भौगोलिक क्षेत्र, जो उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो अब तक वंचित है भौगोलिक क्षेत्रों में जो होता है, जो इसमें उच्च गुणवत्ता के बारे में जो होगा उसके बारे में हम संस्थानों की सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार देगी। और पर्याप्त सार्वजनिक निवेश भी इसमें रखा जाएगा। मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला को जो होता हम आगे बढ़ाएंगे, इनके बारे में हम और आगे डिटेल आगे चर्चा करेंगे। और जो समान क्षेत्रीय वितरण होगा 2030 तक कम से कम 100 टाइप 1 और 500 टाइप 2 जो होता है HEI कार्य करेंगे। इसमें EMT 2030 तक जो होगा हर जिले में कम से कम उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है HEI का जो हायर एजुकेशन से इंडेक्स होगा उसमें जो शामिल किया जाएगा, वो आपको जो होगा स्थापना इसमें किया जा सकता है। अब आगे देखिए उच्च गुणवत्ता वाली उदार शिक्षा की ओर क्या हम पढ़ रहे हैं। उदार शिक्षा के बारे में बात करते हैं। व्यापक बहुसंस्कृत प्रदर्शन के साथ हम उदार शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कई निकास विकल्पों को साथ साथ हम 3 से 4 साल तक ले जो था स्नातक डिग्री की बात करेंगे, जो उच्च गुणवत्ता वाले उदार शिक्षा की ओर चलते हैं। 4 साल का जो कार्यक्रम होगा उदार कला या शिक्षा के स्नातक या मेजर माइनर्स में रखे जाएंगे। 3 वर्षीय कार्यक्रम जो होगा वो स्नातक डिग्री का आपका होगा। जो 3 वर्षीय कार्यक्रम इसमें शामिल होंगे वो आपके स्नातक डिग्री के होंगे।
2 साल का उन्नत डिप्लोमा होगा या 1 साल का जो होगा इसमें प्रमाण पत्र के साथ निकास होगा। 3 या 4 दोनों साल के कार्यक्रम जो होंगे अनुसंधान के साथ आपको ऑनर्स की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। लचीली मास्टर डिग्री का भी प्रोग्राम इसमें रखा गया है। 3 साल स्नातक डिग्री वाले के लोगों के लिए 2 साल इसमें रखा गया है। ऑनर्स की उपाधि के साथ 4 साल का स्नातक डिग्री वालों के लिए 1 वर्ष का इसमें रखा गया है। 5 साल का एकीकृत कार्यक्रम ये रखा गया है इसमें, जो कल्पनाशील और लचीली पाठ्य संरचना पर आधारित होंगे। अध्ययन के विषयों का संरचनात्मक संयोजन होगा इसमें। एकाधिक निकास और प्रवेश बिंदु इसमें शामिल होंगे। स्नातक को उत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा अनुसंधान आधारित विशेषताओं पर प्रदान करते हैं इस पे जो होंगे। आगे हम देखेंगे उच्च शिक्षा और शासन और विनियमन के बारे में बात करें तो इसमें आप पहली लाइन है कि मानक सेटिंग वित्त पोषण मान्यता और विनियमन स्वतंत्र निकाय को रखेगी। हल्का किंतु घना जैसे लाइट बट टाइट विनियमन। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा अनुदान परिषद में परिवर्तन कर दिया जाएगा। व्यावसायिक जो मानक सेटिंग बॉडीज होगी वो पेशेवर अभ्यास और शिक्षा के लिए मानकों को निर्धारित करे जाएंगे। जो व्यवसायिक मानक जो अब तक सेटिंग बॉडीज होती थी उसको हम पेशेवर के अभ्यास के रूप में या शिक्षा के मानकों के रूप में हम उसको निर्धारित करेंगे। सामान्य शिक्षा परिषद जो होगी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। नियमन के आधार पर हम NAC प्रत्यापन या प्रस्तुतिकी तंत्र का विकास करेंगे। इसमें जो नियमन के आधार पर होंगे हम पारिस्थितिकियों की सबसे गुणवत्ता उसमें रखी जाएगी। जो पारिस्थितिकी विज्ञान होंगे उनके बारे इन्वायरमेंटल के बारे में सबसे बड़ी गुणवत्ता रखी जाएगी। उच्च शिक्षा के राज्य विभाग में हम 3 स्तर पर शामिल किया, नीति स्तर पर शामिल किया जाएगा। जो उच्च शिक्षा राज्य का जो विभाग होगा वो आपको नीति स्तर पर ही शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा की राज्य परिषद जो होंगे सहकर्मी सहायता सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने की सुविधा दी जाएगी। सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए सामान्य नियामक शासन लागू किया जाएगा। निजी परोपकारी पहल को हम प्रोत्साहन इसमें देंगे। जो निजी क्षेत्र में जो कार्य करना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन देना चाहते हैं, अगर ये पाठ्यक्रम चलाते हैं तो उन्हें सरकार जो होगी प्रोत्साहन देगी, पूरी तरह से सरकार प्रोत्साहन जिससे जल्दी से जल्दी नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जा सके। हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा में स्वायत्त क्या रखा गया है। सभी शिक्षा संस्थान को स्वायत्त शासी संस्थाएं बनाई जाएंगे। हमें लक्ष्य रखा गया जितने भी शिक्षण उच्च शिक्षा संस्थान हैं उसको हम स्वायत्त शासी बनाएं। उच्च शिक्षा संस्थानों को हम स्वतंत्र समितियों या पूर्ण शैक्षिक प्रशासनिक स्वायत्त जो होता साथ शामिल किया जाएगा। यह शासित किया जाना इसमें है। जो इसमें बाहरी हस्तक्षेप होते थे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। कार्यक्रम शुरू करने और चलाने के लिए पाठ्यक्रम छात्र की क्षमता संसाधनों की आवश्यकता निर्धारित करना होगा। इसमें शासन और लोगों के प्रबंध के लिए आंतरिक प्रणाली इसमें विकसित करनी होगी। अगर आपको पाठ्यक्रम चलाना है तो संबंध जो होंगे महाविद्यालयों को उपाधि देने के स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में विकसित करना है। इसमें संबंध विश्वविद्यालय एक जीवंत बहुविषयक संस्थानों के रूप में जो होगा विकसित होंगे उच्च शिक्षा में। और आपको बता दें कि अध्यापक और व्यवसायिक शिक्षक को उच्च शिक्षा में एकीकृत कैसे किया जाएगा। अध्यापक की शिक्षा क्या होगी। बहुविषयक संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक रखी गई है। वर्तमान में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम 2030 तक जारी रहेंगे। जो आपको बीएड के जो पाठ्यक्रम होंगे ये जो होगा वर्तमान जो 2 वर्ष का डिप्लोमा दिया जा रहा है बीएड का वो आपका जो होता 2030 तक ले जो होगा इसमें जारी रखा जाएगा। 2030 के बाद केवल 4 वर्ष के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाने या संस्थान को 2 वर्ष तक कार्यक्रम चला सकते हैं, जिसमें इसलिए चलाया गया कि घटिया और निष्क्रिय शिक्षक संस्थान जो होते बंद किए जा सके। जो व्यवसायिक शिक्षा की दृष्टि से चला रहे हैं उनको बंद करने के लिए ऐसा किया गया है। उस शिक्षा प्रणाली के लिए एक अभिन्न अंग के रूप में व्यवसायिक शिक्षा मानी जाती है, जो सॉलिड स्टैंड अलोन कह सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, विधि और कृषि विश्वविद्यालयों या इन क्षेत्रों में भविष्य में संस्थान स्थापित नहीं किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो ये बंद भी कर दिया जा सकता है। व्यवसायिक समान शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को 2030 तक दोनों पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान के रूप में व्यवस्थित रूप में विकसित होने चाहिए।
अगर आपको आगे देखेंगे कि जो इष्टतम शिक्षण वातावरण या छात्र सहायता या ओडीएल या अंतर्राष्ट्रीय और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा की योग्यता का फ्रेमवर्क तैयार किया गया परिणाम आधारित होगा, वो परिणाम आधारित और साख आधारित होगा, जिसमें छात्रों का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक पहलुओं के आधार पर ना करके सीमित क्षमताओं और प्रकृति के अनुरूप करना होगा। इसमें अब तक क्या होता था कि जिसमें पाठ्यक्रम तय किया जाता था, इसमें लड़के रट करके दे देते थे परीक्षाएं, जिससे वो पास हो जाते थे, उनका रिजल्ट आ जाता था। लेकिन ऐसा अब नहीं किया जाएगा। अब इसमें छात्रों का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो शैक्षणिक पहलुओं पर आधारित ना होकर के उनकी सीमित क्षमताओं पर और उनकी जो प्रकृति का अनुरूप है उन पर आधारित जो होता है अब मूल्यांकन होगा। जो छात्रों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक वित्तीय और भावनात्मक जो छात्र की जो शैक्षणिक उसकी क्या होगी वित्तीय और उनकी जो भावनात्मक समर्थन को वो उजागर हो जाएगा। इसमें ओपन और डिस्टेंडिंग लर्निंग का विस्तार होगा। शिक्षक का अंतर्राष्ट्रीयकरण सुगम बनाना, इसको हम सोच रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे सुगम बनाया जाए इस शिक्षण को, और इसके लिए हम शिक्षा में प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर अगर सुगम बनाना होगा तब साइंटिफिक मतलब प्रौद्योगिकी को शामिल करना बहुत जरूरी होता है, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। वंचित समूहों को हम शैक्षणिक जो वंचित समूहों तक जो शैक्षणिक नहीं पहुंच पा रहे थे, हम उनको पहुंच अपनी बढ़ाएंगे। उसमें शिक्षा योजना प्रशासन और प्रबंधन किया जाएगा। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम में एक स्वायत्त निकाय होगी जिसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग तैनाती निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। शैक्षणिक डेटा का जो राष्ट्रीय भंडार होगा, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों, छात्रों को सभी रिकॉर्ड का जो होगा रख रखाव करेगा। जो शैक्षिक डेटा का राष्ट्रीय भंडार होगा, संस्थान कौन थे, कहाँ कहाँ खोले गए, शिक्षक कहते हैं, छात्रों के सभी रिकॉर्ड का रख रखाव इसमें करना होगा। आगे हम बताते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बता रहे हैं आपको। एक स्वायत्त निकाय है जो संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है। जो NRF है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये संसद के एक अधिनियम के द्वारा जो होता है ये स्वायत्त निकाय और के जो बनाया गया है। 20,000 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान, अलग दशक में उत्तरोत्तर में वृद्धि की जाएगी। फाउंडेशन के काम के दायरे में शामिल होंगी। इसमें एक प्रतिस्पर्धा सहकर्मी समीक्षा आधारित प्रक्रिया के माध्यम सभी विषयों को अनुसंधान अनुदान किया जाएगा। देश भर के जो शैक्षणिक संस्थानों में होंगे अनुसंधान क्षमता का निर्माण इसमें किया जाएगा। अनुसंधान विश्वविद्यालयों के माध्यम से बीजारोपण, अनुसंधान के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता को प्रोत्साहन करना होगा, निर्माण करना होगा। राज्य विश्वविद्यालयों में मौजूदा शोध बढ़ा रहा है। डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी इसमें शामिल किया गया है। विशेष पुरस्कारों को सेमिनारों के माध्यम से उत्कृष्ट शोध को मान्यता दिया जाएगा। आप जो भी डिग्री लेते हैं उसमें अगर शोध में आपकी क्षमताओं पर जो होगा वही विशेष एक पुरस्कार दिया जाएगा। NRF के पास से शुरुआत करने के लिए 4 प्रमुख विभाग होंगे। पहला विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी इसमें शामिल किया गया है। तो NRF के पास शुरुआत करने के लिए 4 प्रमुख विभाग इसमें पहले शामिल किया गया है और विभाग इसमें जोड़े भी जा सकते हैं। तो 4 विभागों को जो शामिल किया गया है, पहला आपका विज्ञान होगा, दूसरा प्रौद्योगिकी होगा, तीसरा सामाजिक विज्ञान या कला और मानविकी इसमें शामिल किया गया है। आगे हम देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और प्रौढ़ शिक्षा में क्या फ़र्क होता है। व्यावसायिक शिक्षा उदार शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। फोकस क्षेत्र जो इसका रहेगा कौशल अंतराल विश्लेषण या स्थानीय मानचित्र पर रखा जाएगा। शिक्षक तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। जो शिक्षक बनाया जाएगा उस शिक्षक को कैसे बच्चों को शिक्षित करना है उसको तैयार करने के लिए हमें उस पर ध्यान दिया जाएगा। और राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा अधिक विस्तृत होगी। इसमें लोक विद्या, भारत में विकसित ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकरण के माध्यम से छात्रों को हम सुलभ करा सकते हैं। जबकि प्रौढ़ शिक्षा में क्या होगा, वयस्क शिक्षा की नीति जो होती है NCP NCP जो होगा में जुड़ी शिक्षण सामग्री मूल्यांकन और प्रमाणन होगा। वयस्क शिक्षा केंद्र के कैडर और राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा ड्यूटर्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित बनाए गए।
मौजूदा तंत्र में प्रतिभोगियों की पहचान करने के लाभ उठाएं और उसमें जो होता स्वयं सेवकों को जो होता है ने प्रोत्साहन किया। बड़े पैमाने पर जागरूक लाना और महिलाओं की साक्षरता पर विशेष जोर दिया जाएगा प्रौढ़ शिक्षाओं में जो ऐसा होगा। आगे हम देखते हैं कि भारतीय भाषाओं का प्रचार। भारतीय भाषाओं में भाषा, साहित्य, वैज्ञानिक शब्दावलियों पर ध्यान दें, इसमें ध्यान दिया जाएगा। देश भर में मजबूती भारतीय भाषाओं को साहित्य कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जाएगा। भाषा शिक्षकों और अध्यापकों की भर्ती होगी। शास्त्रीय भाषाओं पर साहित्य का बढ़ावा देने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषाओं को राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाना इसमें है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों के प्रयोग के लिए अधिदेश को नए सिरे से और विस्तारित किए जाएंगे, जिसमें सभी विषयों के क्षेत्रों को शामिल हो, न कि केवल भौतिकी विज्ञानों को इसमें शामिल किया जाएगा। भारतीय भाषाओं के प्रचार में रखा जाएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा कि मानव विकास मंत्रालय का जो होता है, पहले नाम था लेकिन उसे चेंज कर दिया गया है, जो मानव विकास से रखा गया था शिक्षा मंत्रालय के रूप में, जो उसे हम चेंज कर दिए हैं। तो पहले कैबिनेट द्वारा जो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD जो था, नाम बदल करके उसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया, अर्थात शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ये NEP जो होता है आपको 2020 के तहत जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य है एजुकेशन एंड लर्निंग, शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना इसमें कहा गया है। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय माने जाएंगे। प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में शिक्षा मंत्रालय के रूप में नया स्वरूप दिया जाएगा इसको। केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष के तौर पर दिन प्रतिदिन के मामलों की जिम्मेदारी सीधे निर्वहन करेंगे। इसमें आयोग के गठन में प्रख्यात शिक्षाविद, शोधकर्ता, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व होंगे, जिसमें आयोग के सभी सदस्य उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। जनता का रिकॉर्ड जिसके पास होगा, उनके क्षेत्र में योगदान और अखंडता की बात इसमें होगी। समन्वय तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आयोग हर राज्य के साथ मिलकर काम करेगा। राज्य शिक्षा आयोग पर राज्य शिक्षा आयोग का गठन हम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग NRF के वित्त पोषण शिक्षा कैसे होगी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक निवेश में वृद्धि 10 वर्ष की अवधि में कुल सार्वजनिक व्यय 20% रखा गया है। कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार जो होंगे सार्वजनिक निवेश में जो वृद्धि होती है 10 वर्ष की अवधि में कुल सार्वजनिक व्यय 20% है। मुख्य संज्ञान क्षेत्र क्या होंगे जो जिसमें हम वित्त पोषण को ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होगा, संज्ञान क्षेत्र में बाल शिक्षा का विस्तार और सुधार किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना, स्कूल परिसर को पर्याप्त और उपयुक्त पुनर्स्थापना करना, भोजन और पोषण जैसे नाश्ता और दोपहर का भोजन शामिल किया जाएगा। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास किया जाएगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ शोध को पुनर्जीवित करना होगा। शिक्षा का व्यवसायीकरण को बंद कर दिया जाएगा। कायाकल्प, सक्रिय प्रचार, निजी परोपकारी गतिविधियों के लिए समर्थन दिया जाएगा। चिकना जो रहेगा, समय जो होगा पर ध्यान पर उचित प्रवाह या प्रॉपर्टी के साथ उपभोग किया जाएगा। इत्यादि चीज़ें इसमें हमने शामिल किया है। तो आपको जो शिक्षा नीति के बारे में आपको हमने बताया, आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाएं। हम इस पर क्वेश्चन बना करके अगले नेक्स्ट वीडियो में कैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे कि परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, जिससे ये PDF इसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको पूरी शिक्षा के बारे में हमने अच्छे से व्याख्या किया है, जिससे अब इसको अन्य दोस्तों के पास पहुँचे, जैसे नई शिक्षा नीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले। धन्यवाद आपको।